वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 29 के सॉल्यूशन। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा 28 अप टू 27 हम लोगों ने कर लिया है। तो देखते हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। Two identically charged particles are fastened to the two ends of a spring constant this much and natural length this much. The system rests on a smooth horizontal table. If the charge on each particle is this much, find the extension in the length of the string. Assume that extension is small as compared to natural length and justify this assumption after you solve the problem. इस क्वेश्चन में हम लोगों को दो आइडेंटिकली चार्ज पार्टिकल को फिक्स्ड रखा गया है एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे विद द हेल्प ऑफ ए स्प्रिंग। तो सपोज ये हमारा फर्स्ट पार्टिकल है और दूसरा पार्टिकल हमारा ये है और इन दोनों के बीच जो है एक स्प्रिंग लगा हुआ है। इन दोनों के बीच एक स्प्रिंग लगा हुआ है और स्प्रिंग कांस्टेंट हमको दिया गया है। देन इन दो चार्ज पार्टिकल के ऊपर का चार्ज हमें दिया गया है और हमसे इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। सपोज़ इस पर जो चार्ज है वो हमारा क्यू चार्ज है, बाद में हम इसका वैल्यू रखते हैं, और इस पर भी जो चार्ज है वो क्यू चार्ज है। तो इस पर ये पार्टिकल इफ सपोज़ ए है और ये पार्टिकल सपोज़ बी है, तो बी पर ए की वजह से कूलम्बिक फोर्स लगेगा, उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। ठीक इसी तरह ए पर बी की वजह से कूलम्बिक फोर्स लगेगा, उसका डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगा, वो भी कूलम्बिक फोर्स ही होगा, मीन्स इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो अब इस फोर्स होने की वजह से स्प्रिंग में एक इलोंगेशन होगा। तो स्प्रिंग में इलोंगेशन कब तक होगा? जब तक कि ये दोनों में ये फोर्स स्टोर्ड हो जाएगा। तो जब फोर्स स्टोर्ड हो जाएगा मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R², इतना फोर्स जब इसमें स्टोर्ड हो जाएगा तब ये इंडिविजुअल ब्लॉक के ऊपर स्प्रिंग जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स लगा रहा होगा और वो फोर्स kx के इक्वल होगा, इधर भी और इधर भी। तभी किसी एक मैक्सिमम पोजीशन पर जाकर वो उतना स्ट्रेच रहेगा। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या कह सकते हैं कि कोई भी एक इंडिविजुअल बॉडी को ऊपर एनालिसिस करेंगे तो सेम ही रिजल्ट होगा। सो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा kx जो होगा वो Fe के इक्वल होगा। और इसमें हमसे ये बात कहा गया है कि जो x है वो काफ़ी छोटा होगा, ऐसा आप एस्यूम करिए और बाद में रिजल्ट से जस्टिफाई करने को। सो ओके फाइन। देखिए हमारा जो kx है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं और Fe को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 9 × 10⁹ और Q1 और Q2 ये दोनों सेम है और उसकी वैल्यू दी गई है 2 × 10⁻⁻8 कूलम। सो हमको इसका स्क्वायर लेना होगा। अब देखिए यहाँ पर एक ख़ास बात ये है कि इनके बीच का जो सेपरेशन दिया गया है वो है हमारा 10 सेंटीमीटर। सो हम लेते हैं यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। सो ये 10/100 मीन्स 0.1। और इस 0.1 में हमको क्या करना पड़ेगा, जब ये दोनों पार्टिकल स्ट्रेच्ड हो जाएगा तो उनके बीच का जो सेपरेशन है उसमें वो x भी स्टोर्ड हो जाएगा। मीन्स स्प्रिंग में जितना एलोंगेशन हुआ था वो उनके बीच का सेपरेशन भी बढ़ जाएगा उसी हिसाब से। तो अगर हम उसको भी अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा इस तरह हो जाएगा और इसका हमको स्क्वायर लेना होगा। अब हम इसमें क्या देख सकते हैं कि हमारा k का वैल्यू 100 हमको दिया गया है। सो 100 × x। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁹, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4, इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻16। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस ये x जो है ये x हमको बहुत छोटा बताया गया है और क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि ये काफ़ी छोटा होगा। सो एज कम्पेयर टू 0.1 भी ये काफ़ी छोटा होगा और हम इसको यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं। बाद में हम इसका जब रिज़ल्ट आएगा तो हम उसको देखेंगे और वहाँ पर से भी ये जस्टिफाई हो जाएगा। सो हम इसको लिख सकते हैं 0.1 ओनली और उसका हम लोगों को स्क्वायर लेना है। लेकिन यहाँ पर इसे इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के टर्म में। ओके
सो हम इसको लिख सकते हैं 100x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 4 सो 36, और ये हमारा हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस ऑफ 7, और नीचे हमारा होगा 10 टू द पावर माइनस ऑफ 2। सो अगर हम लोग x की वैल्यू अब कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए कितना होगा 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 7, और ये 10 टू द पावर माइनस ऑफ 2, और ये 100। सो ये टर्म हमारा कट ही जाएगा। ये आंसर हमारा हो जाएगा इन द टर्म्स ऑफ मीटर। अब ये देखिए कितना छोटा है 0.1 से, वो 0.1 ही आपको करीब 10 टू द पावर माइनस ऑफ 1 है, और ये हमारा 10 टू द पावर माइनस ऑफ 7 हो रहा है। सो ये काफ़ी छोटा हो रहा है। सो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हमने अस्यूम किया वो करेक्ट है। तो इस प्रकार हमारा जो है वो 28 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे 29th। सो 29th क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, ए पार्टिकल हैविंग ए चार्ज ऑफ दिस कूलम is held fixed on a smooth horizontal table. A second particle of mass 80 gram stays in equilibrium on the table at a distance of 10 centimeter from the first charge. The coefficient of friction between the table and this second particle is this much. Find the range within which the charge of this second particle may lies. सो देखिए इस प्रश्न में हमको एक्चुअली में दो चार्ज पार्टिकल दिया गया है। सो सपोज यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल QA है और यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल QB। इनके बीच का कुछ सेपरेशन दिया गया है। सो सेपरेशन भी कंसीडर कर लेते हैं। सो सेपरेशन हमारा है 10 टू द पावर माइनस ऑफ 1 मीटर। ओके, सो फाइन, ये हमारा इन द टर्म्स ऑफ मीटर है। तो हमने यहाँ पर ये लिया एक चार्ज पार्टिकल, दूसरा चार्ज पार्टिकल हमारे ऊपर यहाँ है। अब इस दो जो सेकेंड चार्ज पार्टिकल है उसके पास हमको बताया गया है कि उस सरफेस पर जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है μ2 वो 0.2 है हमारा, और इसका मास भी हमें दिया गया है। सो MB का जो मास है वो हमें दिया गया है 18 ग्राम। तो हमको बताया गया है कि पूछा जा रहा है इसमें कि फाइंड द रेंज विद इन विच द चार्ज ऑफ दिस सेकेंड पार्टिकल जो है वो क्या बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में रहेगा, मीन्स रेस्ट में रहेगा। सो हम लोगों को QA चार्ज दिया गया है और QB चार्ज पूछा गया है। सो देखिए अगर ये QA चार्ज है और यहाँ पर QB कुछ चार्ज होगा तो QB पर QA की वजह से एक कूलम्बिक फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा। तो अगर इसे रेस्ट में रहना है तो उस इंस्टेंट इसमें कुछ फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में इस पर काम करना चाहिए। सो हम फ्रिक्शनल फोर्स को स्मॉल f से लिख लेते हैं। तो फाइन, अब देखिए हमारे पास कंडीशन क्या होगा कि Fe इक्वल टू हमारा फ्रिक्शनल फोर्स को होना पड़ेगा। तो उस इंस्टेंट हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9। अब Q1 और Q2। सो Q1 हम लोगों को दिया गया है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q1 और Q2 के टर्म में जब लिखेंगे तो ये हमारा आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6, और दूसरा Q2 हमें मालूम नहीं, सो जस्ट ये लिख लेते हैं। अब इनके बीच का सेपरेशन हमारा 10 टू द पावर माइनस 1 का हमको स्क्वायर लेना होगा। सो ये इस तरह रहेगा। अब ये हमारा हो जाएगा इक्वल किसके, तो फ्रिक्शनल फोर्स के। तो फ्रिक्शनल फोर्स देखिए हमारा क्या है म्यू। हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 9 और 2 सो 18 इंटू यहाँ पर 9 और माइनस ऑफ 6 सो 3 बचेगा इंटू Q2, और यहाँ हमारे पास माइनस ऑफ 2 जो ऊपर आने से प्लस ऑफ 2 बन जाएगा। ये इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा μ2। सो μ2 है 0.2 और m का वैल्यू 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3। फिर ये ग्राम क्या बोल रहे हैं हमारे पास मिलीग्राम के टर्म में था, सॉरी ये हमारे पास ग्राम्स के टर्म में था। सो इससे आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा 9 इंटू 2 18, और ये हमारा हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ 3, और इधर से माइनस ऑफ 2 ऊपर जाने से प्लस 2 इंटू Q2 ये हमारा हो जाएगा। और इधर हमारे पास म्यू की वैल्यू 0.2
और ये है 80 इंटू 10⁻³ और जी का वैल्यू अगर 10 लेंगे तो इतना हो जाएगा। अभी देखिए इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर ले तो हमको इस तरह बचेगा क्या, 18 इंटू 10⁵ इंटू Q2, ये हमारा इक्वल हो जाएगा पॉइंट मीन्स 2 इंटू 8, सो 16, और ये 10 हो जाएगा और 10⁻³ इधर रहेगा। और यहाँ से अगर Q2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 160/18 इंटू 10⁵, और ये 10⁻³ है। सो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ये 160/18, तो ये हमारा आएगा नियर अबाउट 8.8, और इसको अगर ऊपर ले जाएंगे सो 10⁻⁸ कूलम। तो इस प्रकार हम लोगों को Q2 का वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। ये 8.8 इंटू 10⁻⁸ कूलम। सो इस तरह 29th हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को लेना है 13th क्वेश्चन। सो 13th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए पार्टिकल हैविंग ए चार्ज दिस कूलम एंड ए मास ऑफ 100 ग्राम इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए स्मूथ inclined plane of inclination 30 degree. Where should another particle be having same charge and mass be placed on incline so that it may remain in equilibrium? तो देखिए इस प्रॉब्लम में हमसे कहा क्या गया है कि हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। सो फर्स्ट अगर हम लोग कोई इंक्लाइंड प्लेन ड्रॉ कर लेंगे तो देखिए ये हमारे पास अगर कुछ इंक्लाइंड प्लेन है तो इस इंक्लाइन प्लेन के बॉटम में हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसका कि चार्ज हम लोगों को दिया गया है, वो बाद में लिखेंगे, अभी इसको Q के टर्म में लिख लेते हैं। और फिर कहा गया है कि यहाँ से कितने सेपरेशन पर एक दूसरे पार्टिकल जिसका कि मास 100 ग्राम का है, तो सपोज़ यहाँ पर हमने दूसरे पार्टिकल को रखा है तो और इस प्लेन का जो इंक्लिनेशन हम लोगों को बताया गया है वो है 30 डिग्री। सो इफ़ सपोज़ हमने इस पोजीशन पर दूसरे पार्टिकल को रखा है तो हमसे पूछा गया वेयर शुड अनदर पार्टिकल बी हैविंग सेम चार्ज, मीन्स इन दोनों का चार्ज सेम होगा, प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइन प्लेन सो दैट इट मे रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो देखिए अब अगर ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, यहाँ पर Q चार्ज है, यहाँ पर भी Q चार्ज है, तो इस पर जो कूलम्बिक फोर्स काम करेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अब देखिए इस पर इसका मास जो होगा वो यहाँ पर कहीं पर काम कर रहा होगा। अब इसका मास और यहाँ पर जो एंगल है वो थीटा ही होगा, जो ये थीटा है। सो ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा हो जाएगा। तो इस वाले कंपोनेंट जो होगा वो होगा हमारा mg sin थीटा। सो हमको कहा गया है कि ये सेपरेशन ढूंढने के लिए जहाँ से कि ये दो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, कूलम्बिक फोर्स Fe को बैलेंस करना पड़ेगा mg sin थीटा के साथ। सो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10⁻⁹ और Q1 और Q2 दोनों ही सेम दिया गया है। सो Q1 कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻6। सो हमको इसका स्क्वायर लेना है, और इफ सपोज वो डिस्टेंस हमने r रखा, सो ये r का स्क्वायर हो जाएगा, ये डिस्टेंस गैप हमने अगर r रखा, सो r हम इस तरह लिख लेंगे। अब m जो मास है हमको दिया गया है क्वेश्चन में 100 ग्राम, सो 100 इंटू 10⁻⁻3 इसको हम लोगों ने लिख लिया। अब ये हमारा मास हो गया, और g का वैल्यू अगर 9.8 लेंगे और sin 30 डिग्री, सो sin 30 हमारा हो जाएगा 1/2। सो इसको हम लोग इस तरह लिख लेंगे। तो अब हमको इसमें से r की वैल्यू को सिर्फ ढूंढना है, बाकी सब कुछ हमें मालूम ही है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए 9 इंटू 10⁻9 और ये 2 का स्क्वायर 4 और इधर 10⁻⁻12 हो रहा है, ये इधर में हमारे पास r स्क्वायर हो रहा है, और ये 10⁻2 और ये -3, सो ये हमारा हो गया -1, और इसको कैंसिल करने से 4.9, सो ये लिख सकते हैं हम लोग। तो अब जो हमें r स्क्वायर का वैल्यू अगर ढूंढना हो तो हम लोग किस तरह निकाल सकते हैं, देखिए उससे पहले इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सो 9 4 जा 36
और इधर बच जाएगा हमारे पास 10⁻³ ये हो गया r², और इधर आएगा 4.9 इंटू 10⁻⁻1। सो अगर r² की वैल्यू चाहिए होगी तो होगा 36 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4.9 इंटू 10⁻⁻1। सो इसको कट करने से 10⁻⁻2, और अगर हम लोग इसको 36 डिवाइडेड बाई 4.9 करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 7.347, और यहाँ रहेगा 10⁻⁻2। ये मीटर स्क्वायर के टर्म में है। और अगर हम लोग तो ये ऐसे लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, और अगर हम लोग इसका रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2.71 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। और इसको ही अगर लिखना चाहेंगे तो r इज इक्वल्स टू 0.27 मीटर के अराउंड हो जाएगा, जो हमारा 27 सेंटीमीटर भी लिखा जा सकता है। सो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। सो 31 में हमसे कहा गया है टू पार्टिकल्स A एंड B ईच हैविंग ए चार्ज Q आर प्लेस्ड at a distance d apart, where should a particle of q charge be placed on the perpendicular bisector of AB so that it experience a maximum force, and what is the magnitude of this maximum force? सो देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोगों से बताया गया है कि हमारे पास कुछ A और B दो पार्टिकल है। सो सपोज़ पहले A और B यहाँ पर जो है हमारे पास दो पार्टिकल है हैविंग चार्ज Q, ईच हैविंग चार्ज Q। सो इधर भी हमारे पास Q चार्ज का है और इधर भी Q चार्ज का है। देन कहा गया है इनके बीच का सेपरेशन D है। सो जस्ट इसका जो सेपरेशन हम लोग लेंगे वो D लेंगे, फाइन। फिर कहा गया वेयर शुड ए पार्टिकल ऑफ Q चार्ज बी प्लेस्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। सो यहाँ पर से हमें सपोज ये इसको इस पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रहा होगा, तो यहाँ से हमें कुछ इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सो सपोज हमने इसका ये परपेंडिकुलर ले लिया। सो इस पॉइंट का नाम, ये हमारा सेपरेशन है D। सो नॉट टू कंफ्यूज, ये हमारा सेपरेशन D है और ये पॉइंट सपोज हमारा C पॉइंट है। सो यहाँ पर से कहा गया हमें कि कुछ इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर where should a particle Q be placed on perpendicular bisector of AB so that it experiences maximum force। तो सपोज हमने इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कुछ x दूरी पर, मतलब यहाँ से हमने कुछ x दूरी पर एक C पार्टिकल को बिठाया, मीन्स इस C पार्टिकल को हमने बिठाया। सो बेटर ये होगा इस C को यहाँ ना लिखा जाए, तो ए सी पार्टिकल को हमने यहाँ पर बिठाया जिसका कि कुछ Q चार्ज है। सो इसका कुछ Q चार्ज इस तरह से होगा। तो अब हमसे कहा जा रहा है कि ऐसे लोकेशन पर रखना है ताकि उस पर मैक्सिमम फोर्स हो, और वो मैक्सिमम फोर्स कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए, अगर ये D है तो इसका हाफ ये D/2 होगा और ये भी D/2 होगा, ये तो हमें मालूम है। नेक्स्ट इंस्टेंट हम अगर ये लाइन को ऐड करेंगे तो ये वाला वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ x एंड d। ठीक उसी प्रकार हम लोग ये वाला वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो कि सेम ही होगा। सो इस सिचुएशन में हम लोगों के पास क्या होगा, देखिए, ऑन Q बिकॉज ऑफ A जो एक फोर्स काम कर रहा होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब ऑन स्मॉल Q बिकॉज ऑफ B इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो ठीक है, फाइन। इसको हम लोग सपोज, अब डिस्टेंस दोनों का सेम है, चार्ज सेम है, सो फोर्स भी सेम होगा, तो हम लोग इसको भी F मान लेते हैं और इसको भी F मान लेते हैं। तो इफ़ सपोज ये हमारा जो एंगल है, ये एंगल हमारा थीटा है और ये एंगल भी सपोज हमारा थीटा है, तो अब हम इस लाइन के पैरेलल अगर यहाँ पर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो देखिए ये पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल इन दोनों के बीच में एक काम कर रहा है। सो ये हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो एंगल है थीटा हमारा, ये एंगल भी उस इंस्टेंट में अगर पैरेलल हो तो ये एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। सो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल हमारा कितने का बनेगा,
देखिए ये एंगल हमें ये दो एंगल चाहिए होगा। सो अगर इफ़ सपोज़ ये हमारा एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल हमारा 90 माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा। ये एंगल 90 माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा। और अगर इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 90 माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा। सो ये वाला एंगल हमारा कितने का होगा, सो देखिए ये वाला जो एंगल होगा वो हमारा हो जाएगा थीटा का। ठीक उसी प्रकार ये एंगल भी हमारा कितने का हो जाएगा, सो थीटा का हो जाएगा। सो फाइन, ये हम इस तरह से एंगल का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर इस फोर्स का जो एफ कॉस थीटा होगा और इस फोर्स का जो एफ कॉस थीटा होगा वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, पर इसका जो एफ साइन थीटा होगा वो दोनों का ऐड होगा। सो यहाँ पर नेट फोर्स कितना आएगा, एफ साइन थीटा प्लस एफ साइन थीटा। सो 2f साइन थीटा का फोर्स लगेगा इस चार्ज पर बिकॉज ऑफ क्यू ए और क्यू बी पर जो चार्ज है, मीन्स क्यू ए और क्यू बी चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा। तो ये हमने देखा कि 2f साइन थीटा का फोर्स लगेगा। अब हम साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, वो एक टारगेट है, और ये r का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग r का वैल्यू देखते हैं। सो r का वैल्यू हम लोग किस प्रकार निकाल सकते हैं, तो देखिए ये वाला डिस्टेंस हमारा d/2 है। सो d/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और प्लस ये हमारा x है, सो x का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इस तरह ये हमारा हो जाएगा r का वैल्यू। तो इसी r के वैल्यू को हम लोग अपने इक्वेशन में रख लेंगे, और साथ ही अगर साइन थीटा का भी वैल्यू हम लोग यहाँ पर से ही कैलकुलेट कर ले तो और भी आसान होगा। तो देखिए हमें साइन थीटा का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। सो हम लोग साइन थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x/r। तो x/r की जगह हम लोग लिख सकते हैं √d/2 का होल स्क्वायर, और ये x का भी स्क्वायर। सो ये हमारा साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो अब इस प्रकार देखिए जो इस चार्ज पार्टिकल फोर्स लग रहा होगा वो 2f साइन थीटा के इक्वल लग रहा होगा। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एफ को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उस टर्म को k लिख लेते हैं हम लोग, और Q1 और Q2, सो Q1 Q2 इन इस टर्म्स में रहेगा, डिवाइडेड बाय हमारा आर स्क्वायर। सो आर का जो वैल्यू है हमारे पास ये है, अब इसका हम लोगों को लेना है स्क्वायर। सो लिख लेते हैं d/2 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का इन सारे टर्म का हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया। अब ये हमारा हो गया 2f का वैल्यू। अब अगर हमको इसमें साइन थीटा को मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या लिखेंगे, x डिवाइडेड बाय ये हमारा देखिए d/2 का होल स्क्वायर और ये x का स्क्वायर, ये इस तरह से हम लोगों को लेना होगा। तो अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि ये वैल्यू जो होगा वो हमारा 2k कैपिटल Q स्मॉल q इंटू एक्स। अब ये देखिए a अगर हमारा a है, इस वैल्यू को अगर हम लोग a मान लें, सपोज़ ये वैल्यू हमारा a है, तो यहाँ पर ये जो a है इसका रूट लेना है पहले और फिर उसको स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर देखिए a का नेट पावर कितना हो रहा है, सो फर्स्ट साइड से जो हम लोगों को आ रहा है हाफ और उसका स्क्वायर करना है। सो यहाँ से नेट पावर 1 बन रहा है, और नेक्स्ट इंस्टेंट यहाँ पर जो है सो हाफ पावर है। सो टोटल पावर कितना हो रहा है, 3/2। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इस टर्म को हम लोग कम्प्लीटली लिख सकते हैं क्या, देखिए d/2 का हम लोगों ने स्क्वायर लेना है प्लस x स्क्वायर लेना है, इसका पावर हम लोगों को लिखना पड़ेगा 3/2। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए ये 2f साइन थीटा को अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए 2k कैपिटल Q स्मॉल q x अपॉन, अब इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, d²/4, और ये 4 इधर से इसको ऐड करेंगे तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। सो इसको इस तरह लिख सकते हैं 4x² प्लस d²/4, और इसका पावर हम लोगों को लेना होगा 3/2। सो ये जो है ये नेट एफ हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ये हम जो अभी कैलकुलेट कर रहे हैं ये हमारा नेट एफ नेट है। सो एफ नेट का वैल्यू हम लोगों को इतना आ रहा है। अब अगर हमको इन द टर्म्स ऑफ क्या बोले कि के का भी वैल्यू रखने के बाद इसका अगर वैल्यू चाहिए होगा तो हम लोग इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू के कैपिटल Q स्मॉल q x अपॉन, एक बार और सॉल्व कर लेते फिर के का वैल्यू रख लेंगे।
सो यहाँ पर देखिए ये हम इसको लिख सकते हैं बाय 1 इंटू, अब ये जो 4 इसके रूट में है, फिर उसका क्यूब हो रहा है, सो 4 का रूट हो जाएगा 2 और उसका क्यूब हो जाएगा 8, सो 8 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और ये वाला टर्म को अभी हम लोग इसी तरह लिख लेते हैं, सो 4x² प्लस डी स्क्वायर की पावर हम लोगों को रखना है 3/2। सो ये हमारा एफ नेट का वैल्यू आ जाएगा, और एफ नेट जो है ये हमारा इक्वल हो जाएगा 8 2 जा 16, और ये k कैपिटल Q स्मॉल q x अपॉन ये वाला पार्ट हमारा बचेगा 4x² डी स्क्वायर टू दी पावर ऑफ 3/2। सो हमको ये मिला है f का वैल्यू। अब इसको हम लोगों को यहाँ पर पूछा गया है कि हमें मैक्सिमम फोर्स बताना है कौन से कंडीशन पर होगा, और वो उसका मैक्सिमम वैल्यू भी मीन्स वो वैल्यू भी बताना है। सो अगर हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगा तो हम उसको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा और इक्वल टू 0 लिखना होगा। सो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएशन करें तो हमको क्या लेना होगा, देखिए डिफ्रेंशिएशन में d अपॉन dx, और इस होल टर्म का हम लोगों को डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। सो डिफ्रेंशिएशन में ये जो टोटल पार्ट है ये हमारा कांस्टेंट की तरह है, ये 16k कैपिटल Q स्मॉल q, तो इसको हम लोग जस्ट k डैश के टर्म में लिख लेते हैं। सो k डैश इंटू एक्स, और यहाँ पर हमारा है 4x² डी स्क्वायर टू दी पावर ऑफ 3/2। ये डिफ्रेंशिएशन हम लोग को करना है और इक्वल टू 0 रखना है। तो देखिए पहले ये हमको डिफ्रेंशिएशन में दिख रहा है किस तरह का, तो ये u/v के टर्म में है। सो इसमें से k को हम लोग अब अगर बाहर ले लें, k डिफ्रेंशिएशन में नहीं आएगा, सो जस्ट k को बाहर ले लेते हैं, तो पहले u का डिफ्रेंशिएशन 1 बन जाएगा इंटू v, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4x² इंटू डी स्क्वायर टू दी पावर ऑफ 3/2, और यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा दिस टाइम, और इसका डिफ्रेंशिएशन, सो इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग क्या लिखेंगे 3/2 इंटू 4x² डी स्क्वायर, और इसकी पावर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा 3/2 माइनस ऑफ 1, सो क्या हो जाएगा 1/2। सो ये वैल्यू हम लोगों को इसका डिफ्रेंशिएशन का आ गया। अब इसके अंदर में देखिए हमारे पास क्या है 4x², सो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा सो 2 इंटू 4x हो जाएगा, और हम लोगों को इंटू यू करना पड़ेगा। सो इंटू यू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x। सो ये हमको कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो u का डिफ्रेंशिएशन इंटू v माइनस v का डिफ्रेंशिएशन इंटू u, और डिवाइडेड बाय ये वाला जो हमारा v टर्म है उसका हम लोगों को स्क्वायर करना पड़ेगा। सो इसको अगर हम इस इंस्टेंट में अगर v बोल दे तो v का स्क्वायर, और इक्वल टू हमको 0 करना है, तो ये हमें लिखना नहीं पड़ेगा, तो हम लोग इसको डायरेक्टली 0 में ले जाएंगे, इधर में ले जाएंगे, तो ये हमको इतना सा टर्म लिखने से बच जाते हैं। तो अभी हमारे पास देखिए क्या बचेगा, ये सब 0 में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा देखिए 4x² डी स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस ऑफ ये वाला टर्म हमारे पास है, तो ये कितना हो रहा है देखिए 3/2 इंटू यहाँ पर देखिए ये कितना है 4 इंटू 2, सो 8। सो 8 को हाँ 8 ही लिख लेते हैं चलिए। सो 8 इंटू x², और ये जो हमारा टर्म है वो है देखिए 4x² डी स्क्वायर टू दी पावर ऑफ 1/2। अगर इसको हम लोगों को 0 लेना है, इसको इक्वल टू 0 करना है, और ये देखिए कट के 4 हो जाएगा। सो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 4x² प्लस डी स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 इक्वल होगा हमारा 12 इंटू x², और ये हमारा 4x² डी स्क्वायर टू दी पावर 1/2। सो अब अगर इसको और इसको इधर लाएंगे, देखिए सेम ही चीज़ है, तो जब सेम चीज़ होता है और डिवाइड हो रहा है, डिवाइड के टर्म में है, तो इसका पावर लेस हो जाएगा। सो 3/2 और माइनस ऑफ हाफ, सो ये 3/2 माइनस ऑफ हाफ, तो हमारे पास क्या बचेगा इस प्रकार से। अगर हम इसको देखें तो एक बार इसको लिख लेते हैं, फिर हम लोग इसको देखते हैं। सो देखिए एक बार अगर इसको इस साइड में ले आएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इसका पावर है 3/2 और इसका भी है 4x² डी स्क्वायर टू दी पावर ऑफ 1/2, ये इक्वल टू हमारा हो जाएगा 12 ऑफ x²। सो ये 12x² के इक्वल हो जाएगा। तो नेक्स्ट इंस्टेंट हम लोग लिख सकते हैं कि ये हमारे पास बचेगा 4² डी स्क्वायर
और ये 1.5 माइनस ऑफ 1, सो 1 ही रहेगा, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, 12x² के इक्वल हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, d² इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या बचेगा, 8x² बचेगा। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं कि x² इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा d में 8। तो यहाँ से जो हमारा x का वैल्यू आएगा वो d डिवाइडेड बाय 2√2 हो जाएगा। सो इस तरह हमारा पहला कंडीशन हमको मिल जाता है जहाँ पर x का वैल्यू हमको ढूंढना था, जिस पर कि ये फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसमें से हमको मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना है सेकंड कंडीशन में। सो एफ मैक्स अगर हम लोगों को लेना होगा तो उस कंडीशन के लिए हम लोग क्या करने पड़ेगा कि f के वैल्यू में ये x का वैल्यू जो है उसको बिठाना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास जो f है वो क्या है, 16 ये सारा टर्म डिवाइडेड बाय ये टर्म। तो इसमें हम लोगों को x का वैल्यू जो है इन द टर्म्स ऑफ d जो भी आया है उसको बिठाना है। सो हम लोग इसको किस तरह लिख सकते हैं कि देखिए हमारा जो f का वैल्यू आया था वो कैसा था, 16k फिर कैपिटल Q स्मॉल q x अपॉन 4x² प्लस d² टू दी पावर ऑफ 3/2 था हमारे पास। तो इस टर्म को हम जब लिखेंगे और इसको हम लोग अगर इन द टर्म्स ऑफ x को इन द टर्म्स ऑफ d सब्सटीट्यूट करेंगे, देखिए यहाँ पर से x को अगर पॉइंट में लेंगे तो ये हमें वैल्यू आ रहा है 3.35 d के इक्वल आ रहा है। तो ये वैल्यू अगर हम लोग इसमें बिठा देंगे तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको भी रख ही लेते हैं। तो अभी इसको k के टर्म में रहने देते हैं, सो 6 और बाद में इसको 1/4 πε0 रख लेंगे। सो 16k कैपिटल Q स्मॉल q और ये जो हमारा x है इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.353 d, इतना के इक्वल लिख सकते हैं। तो फाइन। अब यहाँ पर देखिए 4x², सो 4 और x² जो होगा ये इसका स्क्वायर होगा, तो इसको हम लोग इस तरह अगर लिख ले एक बार, क्या 3.353 d का होल स्क्वायर प्लस ऑफ d का होल स्क्वायर का पावर रखना होगा हम लोगों को 3/2। सो d का स्क्वायर पावर ऑफ 3/2 ये। तो अभी देखिए अगर हम इस टर्म में से 16 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा अराउंड 5.648 और ये वाला टर्म हो जाएगा k कैपिटल Q स्मॉल q और ये एक d बचा हुआ रहेगा। सो फाइन। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों को जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.5 d² और इसमें हम लोगों को एक d² और भी ऐड करना है। सो d² इसको भी लिख लेते हैं और इसका पावर होल का पावर हम लोगों को रखना होगा 3/2। तो देखिए नेक्स्ट इंस्टेंट में हम लोगों को क्या मिलेगा, ये थोड़ा कैलकुलेशन है जस्ट सो बी पेशेंट, इसमें पेशेंस का ही काम है और फिजिक्स तो है नहीं, सो जस्ट मैथ है यहाँ। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 5.648 k कैपिटल Q स्मॉल q d और ये जो हमारा टर्म है ये हमारा बन जाएगा क्या, सो 3/2, 1.5 और 1, सो 3/2। अब d² को हम लोगों को होल को इस तरह लेना है 3/2 के पावर में। तो अभी देखिए हम लोग d² को अगर जस्ट सेपरेट करने का ट्राई करें, देखिए इस पूरे टर्म में से d² पार्ट को अगर बाहर लाएंगे तो देखिए पहले उसका रूट होना है फिर उसका क्यूब होना है। सो यहाँ पर d³ भी बचेगा। सो क्या बचेगा, 5.648 k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय, अब इस टर्म को भी हम लोग इस तरह लिख लेते हैं 3/2 होल की पावर 3/2 और ये जो d है इसके चलते हमको